नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। और आज सारथी हैं एक ऐसे युवा आईपीएस अफसर जिनकी अपनी एक कहानी है। सबकी कहानियां होती हैं, इनकी भी कहानी है। उस कहानी में आपको इश्क भी मिलेगा, जज्बा भी मिलेगा, लक्ष्य भी मिलेगा और वो हिम्मत और वो संकट भी मिलेगा जिसको हासिल करने के लिए उन्होंने वो तमाम परिस्थितियों से गुजर कर वहाँ तक पहुँचे। तो उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया उन्होंने, उसकी अपनी क्या कहानी है, वो कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए ये मुलाकात कराते हैं आपकी 2011 बैच के आईपीएस अफसर राहुल कुमार लोढ़ा से। बहुत बहुत स्वागत है लोढ़ा जी आपका। थैंक यू और शुरुआत शुरू से ही करते हैं। आपको ले चलते हैं आपके जलगांव महाराष्ट्र में, जहां आपका बचपन बीता। कैसे थे वो दिन? बिल्कुल, जलगांव का मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ और हम लोग वहाँ पे 10वीं क्लास तक जो है वो मैंने जलगांव में ही पढ़ाई की है जी। तो मेरे सरकारी पापा स्कूल में? नहीं, एक स्कूल था राव साहेब रूपचंद लाठी विद्या मंदिर, मराठी स्कूल था वो। तो मराठी स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई है। मेरे पापा जो है वो पहले सब्जी भाजी बेचते थे, उसके बाद में फिर आगे जाके उन्होंने फिर शॉप लगाई, फिर उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई। तो ऐसे करते करते एक बिजनेसमैन थे। वैसे भी उद्योग का शहर है वो। हाँ, तो मेरे पापा जो है वो बिज़नेस करते थे और 10वीं क्लास तक जो है मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ मराठी स्कूल के अंदर। और फिर आगे जो है वो पढ़ने के लिए मैं वहाँ से चला गया था पुणे 11वीं 12वीं और उसके आगे का ग्रेजुएशन करने के लिए। तो इस तरीके का जो है वो जलगांव में तो मेरा 10वीं तक का सफ़र। बचपन में क्या सोचते थे, क्या बनना है? व्यापार करना है पिताजी के साथ? हाँ, वो भी क्या, ये है क्या होता है ना कि हम लोग जैन फैमिली से आते हैं जी। पापा दुकान पे बैठते थे, तो जब पापा बाहर चले गए तो मैं दुकान पे बैठ जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 5th क्लास से 5वीं क्लास से जो है वो अपने दुकान पे बैठता था। वहीं पे बैठ के नहीं, तब हमारी दुकान जो थी वो कलई सीमेंट, सीमेंट के जो होते हैं ना, सीमेंट की गोनियाँ वगैरह, तो उसकी होती थी। तो मैं दुकान पे बैठता था, पापा को ऑब्जर्व करता था कैसे पापा बोलते ग्राहकों के साथ में। और 5वीं क्लास में जो है वो दुकान पर बैठकर हम लोग जो है वो सीमेंट और कलई सीमेंट बेचते थे। साथ साथ में अपनी किताबें भी रखता था पढ़ने के लिए जी। तो कभी कोई दिक्कत आती है तो पास में यहाँ अंकल होते थे, तो अंकल को बुला के लाता था कि अंकल ये कर। तो वो जो जीन्स में होता है, तो वैसे ही हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया। तब मैं सोचता था कि पढ़ लिख के आगे थोड़ा बहुत वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। फिर जब जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी ये सोच रहे हैं। फिल्म देखी तो बोले पुलिस वाला बनना है कभी कलेक्टर बनना है। तो मेरे मन में पहले कभी कलेक्टर, एसपी और ये सब चीज़ें नहीं आई जी। पहले तो हम लोग, मैं बिजनेसमैन की सोचता था। उसके बाद में फिर जब हम लोग, मैंने देखा कि पढ़ाई में मैं थोड़ा ठीक ठाक था, तो कंप्यूटर्स का काफ़ी ये चल रहा था उस टाइम पे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के लोग जो है वो क्रेज था उस समय। यस, क्रेज था कि बोले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, वो कैलिफोर्निया चला गया, वो यूके चला गया, वो यूएस चला गया। तो मैंने भी ये सोचा यार हम भी जो है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और विदेश जाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा उस तरीके से। तो ये सब करते 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 10वीं क्लास तक जो है वो पढ़ाई ख़त्म हुई। और उसके बाद में फिर मैंने साइंस लिया जी, ये सोच के कि आगे जो है वो ग्रेजुएशन करूँगा इंजीनियर वगैरह, और उसके बाद में फिर फॉरेन जाऊँगा। तो मगर फिर वो होता है ना, डेस्टिनी होती है आपकी, कि डेस्टिनी आपको उसी तरफ लेके जाती है जहाँ पे आपको जाना है। मेरे पापा ने ज़रूर बीच में एक बार बोला था कि मेरा बच्चा जो है वो IAS, किसी एक के साथ में बात करते करते एक बार एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है। मैं अपने दादा के साथ पैदल जा रहा था जी। तो मेरे दादा जो है वो बहुत दत्तक आए हुए थे, एक बहुत ही गरीब फैमिली से दत्तक आए। और उसके बाद में फिर जलगांव में आने के बाद में बच्चे हुए और मेरे पापा ने काफ़ी ग्रो किया उसके बाद। तो दादा के साथ जब जा रहा था तो एक गाड़ी ऐसे निकली पास से, कलेक्टर की गाड़ी थी वो लाइट बत्ती जल रही थी। तो मैं छोटा सा था, तो दादा मेरे रुक गए, एकदम से रुक गए और ऐसे थोड़ा सा होता है ना, रिस्पेक्ट देना, नमस्कार करना। मैंने कहा क्या हुआ दादा? तो बोले अरे कलेक्टर साहब की गाड़ी जा रही है। तो बोले बहुत बड़ा इंसान होता है वो, बहुत बड़ा अधिकारी होता है वो पूरे ज़िले का मालिक होता है। एक्चुअली दादा को इसलिए पता है क्योंकि वो ज़मीन और बाकी चीज़ों के लिए वो बार बार कलेक्टेड जाते रहते थे और ये सारी चीज़ें। तो वो एकदम से रुक के बोले वो बहुत बड़ा आदमी होता है, ज़िले का वो एकमात्र वैसे होते हैं, बोले कलेक्टर। तो मैं सोचता था कि अरे यार, मैं भी उनके साथ में रुक गया। तो वो इंसिडेंट मुझे आज भी याद है, बहुत ही विविड। क्या क्या सम्मान होता है, कि क्या सम्मान होता था उसका। और फिर मगर जब मैं ग्रेजुएशन में आया और फिर चीज़ें चेंज होती चली गई और फिर
दोस्तों के थ्रू पता चला और उसके बाद में फिर जो है वो यूपीएससी के लिए टर्न हो गए। तो आप पुणे आए, वहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की आपने, तो ये तो एक एक्सीडेंट ये था कि जब दादाजी के साथ जा रहे थे तब कहीं दिमाग में था, और इसके बाद आप तो चले गए थे नौकरी करने के लिए, आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया था, तब ये डाइवर्ट कैसे हुआ? वो पुरानी यादें या कोई नया मामला हुआ सामने? एक तो दादा वाला था वो इंसिडेंट, मुझे ऐसे बहुत बार याद आता है। मतलब जब आगे जब मैं बढ़ा तो उसके बाद अब मैं स्वाप पीछे पलट के देखता हूँ तो वो एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद आता है। एक इंसिडेंट और पापा के साथ में जाते थे तो वो एसपी बंगला था जहाँ पे जलगांव में एसपी बंगले का नाम अभय करके लिखा हुआ है और तोफ है, अकेले के घर के सामने जो वो तोफ लगी हुई है छोटी सी। तो वो पापा ज़रूर बोलते थे कि अरे ये इसका 1 एकड़ में बंगला होता है और पता नहीं ऐसा वैसा, तो एकदम ग्लोरीफाई करके। तो ये 2-3 चीज़ें जो मुझे पहले याद थी, पर वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सपना लेके मैं आगे बढ़ता चला गया। ग्रेजुएशन में जब आया तो ग्रेजुएशन में मेरा एक दोस्त था अभिजीत लवाड़े करके, तो उसके पिताजी उसको जो है वो सिविल सर्वेंट बनाना चाहते थे। तो वो उसने मुझे पहली बार सिविल सर्विसेज के बारे में कि आईएएस एग्जैक्टली होता क्या है, आईएएस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, एसपी क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसने मुझे पहली बार बताई। और दूसरा उसी टाइम पे मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि हम लोग जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एक साथ बैठते थे तो वहाँ पर ना विदर्भ में फार्मर सुसाइड का इशू हुआ था बीच में। हाँ, मतलब काफ़ी हुआ था कि उस तो वो लगातार पेपर में आता था। ये 2007-8 के दौरान। यस 2007-8, और वही 2008 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। तो वो 2-3 साल में है ना वो फार्मर सुसाइड, फिर इंजीनियरिंग के बच्चे एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, अरे कुछ नहीं होना इसका, ऐसा वैसा, उस टाइप से बात चलती है। जो तमाम युवा करते हैं, हर कोई अपना व्यू शेयर करता है, जो सिस्टम को दोष देते रहना। बहुत सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, मगर अरे वो तो ऐसा ही है, हाँ कि नेता अरे ऐसे, वो तो नेता तो ऐसा ही है, अरे वो तो अधिकारी तो ऐसे ही है, हाँ। इस टाइप से सब बात करते हैं। तो हम लोग उसी में बात करते हैं यार कहीं कुछ होना चाहिए, बस ऐसा कुछ बदलना चाहिए, पर पता किसी को कुछ नहीं होता कि बदलें कैसे, करना क्या है, कैसे करना है। और वो बहुत लाजमी भी है एक्चुअली, है ना। युवा जो होता है ना उसको मतलब सिर्फ वो सिस्टम के बारे में जो वो इधर उधर से, तब न्यूज़पेपर्स होते थे ज़्यादा, तो वो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, समझ लिया, तो उतने से ही। और आजकल तो वो व्हाट्सएप में जो चलता है उससे समझते हैं। मगर फिर अगेन वो एक युवा मूवी आई थी उस टाइम पे, युवा मूवी देखने गया था मैं, बहुत ही अच्छा था उसके अंदर कि वो बोलते, मतलब उस मूवी में अजय देवगन और ये बाकी जो कास्ट है वो सिस्टम को दोष मत दो, सिस्टम के अंदर आओ और खुद आह्वान करते हैं उस तरह का। मतलब वो उस टाइप का एक मैसेज दिया हुआ है कि वो लोग जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाते हैं और उसके बाद में राजनीतिक का हिस्सा बन के, और भाई समाज को सुधारना है तो बाहर बैठ के जो है वो गाली मत दो, तुम उतरो कीचड़ में, अगर तुमको लगता है उसको साफ करो। तो ये एक संदेश था उसका। तो वो देखकर, और उसी टाइम पे फिर मेरे दोस्त ने मुझे वो आईएएस आईपीएस के बारे में बताया कि भाई अगर हम लोग पढ़ लिख के ये ऐसे मुकाम पे जा सकते हैं जिसमें हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं समाज के लिए, सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं समाज में। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। फिर तब मेरा मगर कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, एक कंपनी थी आईबीएम में प्लेसमेंट हो गया था, और एक सेकंड प्लेसमेंट हुआ था और एक कंपनी के अंदर। तो मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट था कि भाई छोड़ के जाए नहीं जाए, बहुत सारे उसमें हिंड्रेंस भी आते रहते हैं। सब लोग वही मेरा दोस्त जो था वो बोलता था अरे सब छोड़ के चले गए, और बहुत सारे लोग 4-4 साल नहीं होता है, हाँ पूरे अटेम्प्ट हो जाते हैं तब भी नहीं होता है। और सॉफ्टवेयर की दुनिया ऐसी है कि हर साल कुछ नया आता रहता है। एक बार आप ग्रेजुएशन से निकल गए, 4 साल टच में नहीं रहे, तो उसके बाद फिर ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो इस तरीके के जो है ना वो एक मेंटल हिंड्रेंस कह सकते हो आप, कि यार अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पापा ने बोला कि जा, बिल्कुल हम लोग तेरे साथ में खड़े। मतलब इस दुविधा से आपको बाहर निकाला। यस। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन का जो लास्ट इंटरव्यू है वो दिया, अभी भी मुझे जुलाई में दिया था मैंने, और उसके बाद में फिर मैं निकला। 10 दिन में घर गया हूँगा, उसके बाद मैं इमीडिएटली चला गया दिल्ली। और सिर्फ वो एक नाम था कि वाजीरामन रवि वहाँ पे कोचिंग क्लासेस है, उसी को लेके मैं वहाँ पे चला गया। अब तो पहले कभी गए थे क्या, ढूंढना पड़ा? दिल्ली में मैं कभी नहीं गया था। 7th क्लास में मेरे पापा ने मुझे कुछ मतलब उनके जो बिजनेस वाले जो ये थे दोस्त थे, उनके बच्चों के साथ में, वो 10वीं क्लास के थे, मैं 7th क्लास का था,
तो वो सब मिलके हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया का एक टूर के लिए गए थे 15 दिन का। तो उसमें हम लोग दिल्ली में गए थे। तो दिल्ली में एक गुरुद्वारा में हमें रुका था, ये मुझे पता है कि वो गुरुद्वारा चांदनी चौक में है, वहाँ पे हम रुके थे, इतना मुझे पता था। तो मैं क्या है ना कि 10वीं क्लास में भी जब मुझे पापा ने पूना भेजा था तो 2 बार मेरे साथ पापा आए थे, तीसरी बार मैं अकेला चला गया था 15 साल की उम्र में। और उसके बाद फिर हॉस्टल के फॉर्म वॉर्म भरना, ये भरना, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने हाथ से की। मेरे भाई को जो है वो पूना में सेट, तो कॉन्फिडेंस उधर से ही आने लगा। वो कॉन्फिडेंस मेरे पे पहले से ही था कि ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी अनजान सिटी में जाके मैं खुद को एस्टेब्लिश तो कर लूँगा, मतलब अपना रास्ता निकाल लूँगा। दिल्ली में गया, दिल्ली में फिर मैंने पहले दिन तो मैं गुरुद्वारा। तो पापा साथ नहीं गए? नहीं, ना कोई रूम लिया कि यहाँ आप रुकोगे, यहाँ से पढ़ने जाओगे, कुछ नहीं? सामान लेके चला गया दिल्ली। दिल्ली चला गया, वहाँ से उतरने के बाद में सबसे पहले सोचा कि यार रुकने की पहले व्यवस्था कर लेता हूँ। चांदनी चौक की गुरुद्वारा में अपन लास्ट टाइम रुके थे, चांदनी चौक की गुरुद्वारा चलते हैं। अब गुरुद्वारा में गया, गुरुद्वारा में जाके जो है वो रूम फुल थे, तो उनका एक कॉमन एरिया था, वो कॉमन एरिया में एक रात रुका, मगर मुझे लगा यार यहाँ पे तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मतलब इतने सारे, मतलब सब तरीके के लोग आते हैं वहाँ। फिर मैंने दूसरे दिन जो है वो एक धर्मशाला ढूंढनी शुरू की, जैन धर्मशाला। तो पास में ही मुझे वो धर्मशाला मिल गई। धर्मशाला में फिर मैंने वो 4-5 दिन के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। पहले अपने ये डिसाइड कर लेता हूँ कि वहाँ पे भी क्या है ना, एक मुखर्जी नगर है एरिया, और एक जो है वो राजेंद्र नगर है। अब मुझे राजेंद्र नगर में कोचिंग क्लासेस में आना है कि मुखर्जी नगर में, थोड़ा सा ये समझ लेता हूँ। तो फिर मुखर्जी नगर थोड़ा सस्ता पड़ता है। हाँ, ऐसा। तो फिर मैंने वाजिराम रवि, क्योंकि राजेंद्र नगर में था तो पहले मैं वाजिराम रवि में गया, तो वहाँ पर रवि सर थे, तो उनसे टाइम लिया मिलने के लिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा ग्रेजुएशन हुआ है, ये हुआ है। तो वो तो बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, तो वो बोले 2-3 उन्हें सब्जेक्ट सजेस्ट कर दिए, ये देख ले, NCERT पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। फिर मगर क्लासेस जो है ना, वो सारे क्लासेस तब शुरू हो गए थे। उनका क्लासेस शुरू होने का टाइम जून का होता था, तो 2 महीने हो चुके थे क्लासेस को, और 3-4-5 महीने के क्लास होते तो आधा तो हो ही गया। अब वो बोले बीच में एडमिशन नहीं देंगे, नहीं देते हैं। तो बोले कि अब दिसंबर में होगा तब आना, तो ऐसे करके बता दिया। फिर मैं और 4-5 क्लास घूमा कि किसी क्लास में एडमिशन, अब आ गया हो तो वापस नहीं जाऊँगा, अब तो यही है जो है। फिर और 4-5 क्लास घूमा। मुखर्जी नगर में फिर एक क्लास था, वहाँ पर उसने जो है वो एडमिशन करवा दी, तो वो क्लास फिर मैं 10-15 दिन गया। तो वहाँ पे जैसे मैंने वो क्लास लगा लिया, तो मैंने मुखर्जी नगर में रूम ढूंढ लिया है। सबसे सस्ता रूम एक बेसमेंट में था। बेसमेंट में एक मतलब सिर्फ सोने की जगह, आजू बाजू वहाँ पे तो आप मतलब देखोगे तो इतनी यही हालात हैं। आप नीचे गद्दा डाल दो और गद्दे में सो जाओ। और दिन भर मैं पढ़ाई करता था। तो हाँ, उसमें भी क्या हुआ ना कि वो क्लास में जब मैं स्टार्टिंग में गया, ज्योग्राफी मैंने ऑप्शनल ले लिया था, NCERT देख के, तो वो भी ऑप्शनल मेरे जो ज्योग्राफी लेने के बाद में क्लास में आने के बाद में मैं सोचा कि यार 2 महीने हो गए, वो समझ नहीं आ रहा था, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था कि यार मैं बीच में ही तो जंप इन कर गया हूँ, अब ये क्या डेविस पेंग की थ्योरी आ रही है, ये आ रही है, वो समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को कंपोज किया कैसे किया जाए। और क्लास में भी क्या है ना, जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे आपको स्टार्टिंग नया लड़का देखते हैं, फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, डराएंगे, अरे हम तो 4 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। मैंने कहा यार बहुत निगेटिविटी हो रही है, छोड़ दो। उस टाइम पे मैंने है ना 1 मिनट के लिए सोचा करे क्या, हटाओ ये सब क्लास पास, नहीं करना क्लास पास, अब क्या पढ़ना है वो मैं डिसाइड करूँगा, और कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूँगा। मैंने एक आया, मैं इतना समझ में आ गया था कि कोई भी बच्चा है ना 3-3, 4-4 साल से कर रहे हैं, पर इनको पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि UPSC इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। फिर क्लासेस जो थे ज्योग्राफी के, वो जब बच्चे आते थे ना, तो उनसे मैं भैया करके पूछता था। मैंने कहा भैया आप कौन सी किताबें पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते हो, अच्छा आपका मेंस हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, ऐसे दोस्ती करता था। 2-4 दिन मैंने बस यही करता रहा, ऐसे लिखता था कि अच्छा वो कौन से किताबें पढ़ते हैं। 15-20 लड़कों से मैं मिला ऐसे ही, किसी को मैं महाराष्ट्रियन है करके वैसा परिचय कर लेता था। अब मेरे राजस्थानी मूल है, नाम लोढ़ा है, तो कोई राजस्थानी बन के पकड़ लेता था। किसी को मैं मतलब कि ऐसे करके मैं दुकानदारी की टिप्स काम आई आपकी। हाँ, ये तो वैसे पकड़ लेता था और बढ़िया उनके साथ में बातचीत करते करते और वो लिखता था। फिर मैंने सोचा यार कुछ 5 किताबें 6 किताबें ऐसी है जो हर कोई रिकमेंड करता है, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक काम करते हैं, इन पर फोकस करते हैं। फिर मैंने क्लास छोड़ दी, अपना बेसमेंट वाला रूम ले लिया, पकड़ा, वहाँ पे वो किताबें लेके आया और क्वेश्चन पेपर्स लेके आया, 20 साल के क्वेश्चन पेपर। सविंदर सिंह मैंने स्टार्ट करी पहले, मैं पहला चैप्टर पढ़ता था, सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ लेता था। 20 क्वेश्चन पेपर, मतलब आप मान के चलो 150 क्वेश्चन होते थे उसमें, 20 क्वेश्चन पेपर में पूरा पढ़ लेता। ये देखता था कि मैंने आज जो पढ़ा है उसमें से क्या आया,
अभी क्या पूछा हुआ है। ऐसे करके उसके जो भी 25-30 चैप्टर थे वो मैंने पूरे पढ़ डाले, और जैसे ही एक चैप्टर पढ़ता था मैं क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे पढ़ लेता था। ऐसे करते 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 जो मुझे समझ में आने लग गया कि अच्छा यार ये क्या पूछते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। मगर उसके साथ एक और चीज़ हो गई, अब मेरी स्थिति हो गई थी कि अरे ये क्वेश्चन ये 2005 में भी आया था, 1997 में भी आया था। ऐसे मैं बात करने लग गया कि यार ये 97 में और 2005 में 2 बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन तो एक ही बार आया हुआ है। ऐसे कुछ कुछ मुझे कुछ क्वेश्चन आप सोचो ना कि 25 बार आप 20 क्वेश्चन पेपर बार बार पढ़ रहे हो, सारे के सारे, तो आपको समझ में आने लग गया चीज़ें कि क्या है क्या। ऐसे करके मैंने तैयारी स्टार्ट की, और फिर मैंने वो खुल्लर एक किताब होती है, फिर और ह्यूमन जोग्राफी के लिए ऐसे माजिद हुसैन करके किताब थी, तो ऐसे मैंने पूरी पढ़ी और वही क्वेश्चन पेपर की जो ट्रिक्स है वो वापस रिपीट करी। ये आपकी बनाई हुई ट्रिक्स थी। रिलेवेंस समझ में आने लग गया कि एग्जामिनर क्या पूछता है, कैसे पूछता है, क्या इंपॉर्टेंट है। और पहले मैं जो मार्क करता था, अरे ये जो मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई काम का नहीं, मुझे इस पर फोकस करना है, ये सारी चीज़ें बिना क्लासेस की मैंने 2-3 महीने में कर ली। उसी बीच में मेरा इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया। इंजीनियरिंग के रिजल्ट में मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। मैं अपनी लाइफ में पहली बार फेल हुआ, सब्जेक्ट में फेल हुआ। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, तो मैं थोड़ा सा अंदर से मतलब टूट सा गया। मैंने कहा यार ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, मैं फेल हो गया, ऐसे कैसे हो गया। भाई को मैंने भेजा रीवैल्यूएशन के लिए पेपर पे, तो उसने रीवैल्यूएशन के लिए लेके गया, बोले यार भैया फॉर्म वॉर्म लिया, रीवैल्यूएशन के लिए भरा। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा टूट गया, मैं वापस घर चला गया एक बार के लिए। मैंने कहा यार आंखों में आंसू आ गए, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ। फिर थोड़ा सा मैंने वापस अपनी मम्मी को मैं बहुत मानता हूँ, मैं मम्मी के पास में रहा थोड़ा दिन, फिर मैं वापस आया पढ़ाई करने के लिए। और कॉन्फिडेंस था पेपर देखने के बाद में कि यार तो गलत हुआ होगा, रीवैल्यूएशन में कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर उसी बीच में मुझे एक स्कॉलरशिप का था, तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, स्कॉलरशिप मुझे मिल गई। स्कॉलरशिप मिल गई तो उन्होंने मेरे कोचिंग क्लासेस के लिए जो है वो लगा दिए कि कोचिंग क्लासेस वगैरह लगा दिए। फिर कोचिंग क्लास में जो है वो मेरे टीचर्स को समझ में आ गया था ज्योग्राफी, क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था ज्योग्राफी, तो टीचर्स को समझ में आने लग गया कि अरे इसका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है करके। तो टीचर समझ ही जाते हैं, पूछ के पाँव मोहल्ले में देखकर समझ आते हैं कि भाई अरे यार हर चीज़ इसको बहुत डिटेल में पता है, कौन सा क्वेश्चन कब है, क्या है, किसके ऊपर फोकस करना है, तो वो सारी चीज़ें भी उनको समझ में आ गई। तो टीचर क्या है ना कि ऐसे बच्चों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो वो अच्छा ध्यान देते थे। उसी बीच में फिर मेरा फरवरी में रिजल्ट आ गया वापस रीवैल्यूएशन का, तो 37 स्कोर था मुझे, जो मैं फेल हुआ था उसमें वो 77 चेंज हो गया। बोले कि ये नंबर आप गिने ही नहीं गए, वो पूरा के पूरा पेपर मैंने मंगाया, तो उसमें से भी मैं निकला। मगर वो 3-4 महीने मेरे मतलब एकदम तनाव में निकले कि यार क्या होगा क्या नहीं। फिर मेरे टीचर थे शब्बीर सर, तो उन्होंने मुझे बोला कि बोले बेटा तुम्हारा ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, तो तुम एक काम करो कि दूसरा सब्जेक्ट पाली लिटरेचर ले लो, छोटा सब्जेक्ट है और आसानी से हो जाएगा। ठीक है सर, तो हमने ले लिया। और उसके बाद में फिर तैयारी की उसकी, पहला अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया, मेंस दे दिया। मेंस के अंदर फिर वो पाली लिटरेचर में थोड़ी सी तकलीफ आ गई, क्योंकि वो मतलब, मगर फ़ायदा मुझे इसकी चीज़ का हुआ क्योंकि मैं 5 साल संस्कृत पढ़ा हुआ, 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक संस्कृत पढ़ाया मैंने, तो उससे थोड़ा सा पाली का वो ये था कि वो मुझे मतलब ऐसे लगता था कि ये मेरे घर के लिए मतलब हाँ कर लूँगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया, उसके बाद में मगर इंटरव्यू में मेरा हुआ नहीं। किस वजह से इंटरव्यू में आप चूक गए थे? ऐसा कौन सा सवाल था? सवाल तो नहीं था एक्चुअली, क्या था कि मेंस में एक पेपर में जो है वो थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था, जो मुझे पेपर देने के बाद ही समझ में आ गया मेंस के इसमें। तो मुझे पता था कि इसमें स्कोर कम होगा करके, और उसके बाद फिर इंटरव्यू में मार्किंग जो भी हो, फाइनल स्कोरिंग जो थी वो दोनों मिला के होती है, तो फिर मेरा उसमें हुआ नहीं। मगर आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि जो गलती पिछली बार हुई है वो नहीं होगी। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया, सेकेंड अटेम्प्ट में जो है वो, तो फिर मेंस के टाइम पे ही जब मैंने मेंस दिया था, तो मैंने अपने वो जो हर बच्चा स्कोर निकालता है, तो वैसे मैंने स्कोर निकाले हुए थे अपने कि ये तो बचपन से ही निकालते हैं, इसमें इतना आएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1051 करके स्कोर निकाला था, अभी मुझे याद है। और मेरी फियांसे को मैंने देख के रखा था कि इतना स्कोर मुझे आएगा, और मेरा एक्चुअल स्कोर जो था 1049 था। इतना मतलब परफेक्ट स्कोर। तो दूसरे 2 अटेम्प्ट में जब आपका चयन हुआ, तो सबसे पहले ये खबर कैसे मिली आपको? दूसरे अटेम्प्ट में जब मेरा, और रिएक्शन भी बताइएगा कैसे?
एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ शुभी मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप के दौरान तैयारी करते वक्त ही आपस में हम लोग बात करना शुरू कर दिए थे। तो जब सेकंड अटेम्प्ट का मेरा मेंस हुआ तो उसके बाद में फिर मैंने उसको प्रपोज कर दिया था। घर वाले मान गए, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में फिर जब मेरा इंटरव्यू था तो इंटरव्यू में वो साथ में रही मेरे, मतलब साथ में आई, इंटरव्यू हुआ मेरा। इंटरव्यू होने के बाद में फिर जब रिज़ल्ट आने वाला था तो हम लोग साथ में ही थे उस टाइम पे। और फिर वो घर गई, रिज़ल्ट जब आया तो उसी ने मेरा रिज़ल्ट देखा था। उसने रिज़ल्ट देख के मुझे, स्टार्टिंग में तो हमें मिला नहीं, मतलब आदमी एकदम से रिज़ल्ट आता है ना तो वो जल्दी जल्दी में देखता है कि अरे फटाफट देख लूँ, अपना ही नंबर मिस सर्च वर्च नहीं करता वो। जबकि ये बहुत ही सिंपल सा था कि भाई कंट्रोल F करके सर्च करो कि लोढ़ा नाम का कोई व्यक्ति है, कि कितने होंगे, एक दो होंगे तो पता चल जाएगा। पर वो लिस्ट ही आंखों से देखना शुरू कर दिया तो एकदम से हाथ कप कपाते कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने देखा, सर्च किया, दिखा अरे रैंक आ गया है, एंड वो रैंक से ही समझ में आ गया था कि IPS में सिलेक्शन हो गया है। तो उसी ने मुझे बताया, फ़ोन लगाकर। नहीं, वो मेरे साथ थी, मैं बाहर निकल गया था क्योंकि मुझे पहली बार में वो लिस्ट में नाम नहीं दिखा। उसने सर्च करके और फिर वो आके बताया कि बोले अरे नाम आ गया है। तो सड़क पे झूम उठे। तो वो खुश हो गए। अच्छा, प्रपोज कैसे किया था? प्रपोज तो एक्चुअली वो घर चली गई थी और मैं मेंस की एग्ज़ाम दे के और उसके बाद में फिर मैं अपने घर चला गया था। तो मैंने आने तक का वेट नहीं किया, मैंने फ़ोन पे ही प्रपोज कर दिया। एक्सेप्ट भी हो गया? एक्सेप्ट भी फ़ोन पे। इसके बाद मदर फादर को कब बताया? मम्मी पापा को तो हम लोगों ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया। बाद में वो मुझसे आया, मतलब हम लोग मिले वापस दिल्ली में और विद इन 15-20 डेज़ जो है वो उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया। मैंने अपने मम्मी पापा को उसके 15-20 दिन बाद बताया। तब तक तो चैन हो गया होगा? तो उधर से नहीं, वो तब तक चैन नहीं हुआ था। मतलब हमारा जब दोनों एक दूसरे से मिल लिए थे मम्मी पापा वगैरह, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू कॉल आया। मतलब एक्सेप्ट, दोनों तरफ से एक्सेप्ट होने के बाद में इंटरव्यू कॉल आया। मेरा इंटरव्यू भी मेरे फादर इन लॉ के बर्थडे के दिन था और उसके बाद में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी, उस दिन रिजल्ट आया है। तो आपके लिए शुभी जी शुभ नहीं है, बाकी के लोग भी शुभ हैं। बिल्कुल शुभ ही शुभ है, उसी के मुंह से तो मुझे रिजल्ट पता चला है। इसके बाद की जर्नी शुरू होती है इस डिपार्टमेंट में आने की और ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग महत्वपूर्ण होता है। ट्रेनिंग का कोई रोचक किस्सा? ट्रेनिंग तो एक मतलब वो है ना, वो होता है ना कि आप एक नॉर्मल लाइफ से जब आप NPA में जाते हो तो वो अपने आप में ही एक आपके लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। तो ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी हुई। 1 साल तक हम लोग, रोचक किस्सा अगर मैं कहना को तो वो डेली इतना हम लोगों को सुबह 5 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो रात तक चलती है। मतलब आपका फॉर्मल डिनर में भी आप जो है वो पूरा फॉर्मल पहन के, वो भी आप प्रोटोकॉल के हिसाब से वो डिनर करते जाते हो, तो रात तक आप लगे रहते हो। जंगल कैंप वाला जो था ना, जंगल कैंप वाला जो ट्रेनिंग का पार्ट था, वो मेरा बहुत फेवरेट था। जो हम लोगों को 7 दिन तक जो है वो जंगल में जाना होता है और सर्वाइवल टाइप का होता है उसमें। मगर वो पहले से ही पूरा वो जंगल देख लेते हैं और उसमें प्लानिंग किया हुआ रहता है सारा के सारा, सब रोमांचक रहता है। यस, हमें बस से लेके जाते हैं, 5 किलो की बंदूक टंगी हुई है, पूरा पिट्टू बैग में आप जो है वो चावल वगैरह सारी चीज़ें लेके आते हो और पानी मैक्सिमम लेके आते हो, क्लोरीन की गोलियां लेके जाते हो। और सब पहले तो आपके पूरे टेंशन्स होते हैं कि अरे बिस्लरी की बोतल, और पीऊँगा, ये पीऊँगा, वो पीऊँगा। मगर फिर जब आपको उतारा जाता है जंगल में और उसके बाद में फिर आप चलते 3-4 किलोमीटर चल लिया, 25 किलो की बैग है और हाथ में 5 किलो की राइफ़ल है, और फिर एक जगह पे आपको वो LUP लिया जाता है। फिर एकदम से वहाँ पर है ना झूठ मूठ के अरे हमला हो गया, और उसके बाद में फिर सब लोग भागना शुरू कर देते, एक्चुअल में भागते। अब वो पिट्टू बैग लेके आधी नींद में से उठ के वापस भागना शुरू कर देते। तो उसके बाद में फिर हम लोग जा रहे, फिर दूसरे दिन वापस LUP लिया है कहीं पे फिर ऐसे हमारे लिए ना एक मॉड्यूल्स बनाए हुए होते थे कि भाई उस तरफ से कोई जो है वो अटैक कर रहा है तो आपको किस तरीके से लाइन फॉर्मेशन में जाना है। हम लोग लाइन फॉर्म, हर रोज़ नया लीडर होता था। फिर 7 दिन में ऐसे हो कि 7 दिन आप नहाए धोए नहीं हो, वही जहाँ पे जंगल में पानी मिल रहा है वहीं से आप हाथ पोंछ रहे हो। वो 2 वर्दी है, एक में से बास आने लग गई है एकदम 3-4 दिनों में, फिर उसको आप चेंज कर रहे हो। फिर 5वें दिन तो आपका पानी वानी भी आप कितना संभाल के पियोगे, सब खत्म हो गया है।
अब तो मतलब झरने में जो पानी आ रहा है वही पी रहा है, दिख रहा है उसके अंदर वो कीड़ा ऐसे 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 भाग रहा है, मगर उसको हटा के वो पानी निकाल के क्लोरीन की गोली डाल के उसी को पी ले रहे हो, मन को संतुष्टि दे रहे हो कि अरे ये सब गोली से सब ठीक हो गया, अब यही पानी है। उसके बाद में फिर जब वो 7वें दिन मुझे याद है कि हम लोगों को एक टेकरी थी, और वो पूरा बैग वैग लेके उसको चढ़ना था, और उसको चढ़ने के बाद में आगे एक स्कूल था, वहाँ पे स्कूल में हम लोगों को रुकना था जहाँ पे गाड़ियाँ लेने के लिए आने वाली थी। तो हम लोग चढ़ के गए स्कूल के पास में, और वहाँ पर पूरा पथरीला टाइप की वो जो चूरी डली रहती है ना, बजरी, वो डली हुई थी, उसी पे सो गए। आप बोले कि गाड़ी तो 1 घंटे बाद आएगी, अरे हटाओ 1 घंटे बाद देगी। सब बच्चे मतलब ऐसे लेटे वहाँ पर, और ऐसी नींद आई है, इतनी प्यारी नींद आई है। वो 7 दिन के अंदर मतलब ऐसे कि सब लोगों का वजन घट गया होगा, मतलब 1-2 3 किलो वजन घट गया होगा। और जब वो गाड़ी आई तो हमें तो लगा यार हमें उठा के रख दो गाड़ी में, हमें अब चल के भी नहीं जाना। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। तो जैसे पहला प्यार होता है, ऐसे ही पहला केस होता है। आपका पहला केस कौन सा था? पहला केस प्रोबेशनर था मैं सतना में मतलब वो थोड़ा सा 2 केस के बारे में बताऊंगा। मुझे दोनों ने ना अपने आप मुझे सिखाया काफ़ी। क्या होता है कि आप जब है ना सर्विस में आते हो तो आप एकदम उस मोड में रहते हो कि बस दुनिया चेंज कर दूंगा टाइप का। तो पहला केस जो था वो एक रेप केस आया था मेरे पास में, एक महिला का। एक्चुअली में रेप केस नहीं था वो महिला आई मेरे पास में एकदम रोते गाते। उसने बोला सर देखिए, मतलब उसके हाथों पे लिटरली ऐसे छोटे वोटे थी, और रो रही है कि भले मैं एक व्यक्ति है, प्रोफेसर है, उनके साथ में पिछले 12 साल से रह रही हूँ, और उस आदमी की पहली पत्नी भी थी, उसने ये मुझसे पहले शादी का वादा करके कि उसको छोड़ देगा करके रह रहे। मेरे लिए नया नया था, आप एकदम से आए, मैं मन से एकदम गुस्सा हो गया, किसी महिला के साथ इतना खराब कैसे हो सकता है। मेरा थाना प्रभारी पीरियड था सतना में, सिविल लाइन में, और शुरुआत में ये भी पता नहीं रहता है कि फर्जी भी आते हैं। हाँ तो मतलब आपको पीछे की स्टोरी। अब वो आई, अब मैंने कहा कि यार ये गलत हो गया तुम्हारे साथ में, 6-7 साल का उसको बच्चा भी है और वो साथ में रह रहा है वगैरह, मगर अब वो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है। अब मैंने कहा आप ये सब जब लिखाओगी कि बच्चा है ये है, तो वो टेक्निकली रेप केस में चला जाएगा, क्योंकि वो 12 साल से आपके साथ में रह रहा है, बिना शादी के रह रहा है, शादी का झांसा दे रहा है, और फिर आपको बच्चा भी है, तो आप समझ लो क्या कर लो। तो मैंने उसको पूरा एक महिला सब इंस्पेक्टर को बुलाया, बात करी, और मन में गुस्सा था कि यार इतना मारता पीटता है कोई जानवर, ऐसे कोई किसी को नहीं मारा। तो मैंने कहा इसकी तो बैंड बजा दूंगा करके, ऐसा वैसा उस टाइप का। तो मैंने कहा तुम सोच लो, ऐसे कर लो, और फिर वो आई, उसने मामला लिखाया, रेप केस कायम हो गया उसमें, FIR हो गई। FIR हो गई तो वो बोली कि सर ये मामला कायम हो जाएगा, वो उसको ये मिले। 2 दिन बाद मैं उसको गिरफ्तार कर लिया उठा के, और जैसे ही मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया, दूसरे दिन वो रोते रोते आ गए, साहब उसने आपने गिरफ्तार क्यों कर लिया? मैंने कहा कैसी बातें कर रही हो, उसने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया। अरे नहीं साहब, वो गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं और मेरा बच्चा कहाँ जाएंगे। अब वो प्रोफेसर था, उसकी सैलरी अच्छी खासी थी, 2 लाख रुपये। अब मैंने कहा यार ये गलत, तो 376 का मामला है, आप छोड़ नहीं सकते उसको, तो मैं कोर्ट में पेश करूंगा। रोने गाने लगे एकदम से कि बोले साहब वो तो मैं डराने के लिए उसको जो है वो मामला कायम करना चाहती थी, वो मुझ पर ऐसा करता था, वो करता था। मैंने कहा यार ये तो गलत है। फिर कोर्ट में जाके उसने बयान पलट दिए, उसमें बोले कि पुलिस ने ज़बरदस्ती मुझसे मामला लिखवा दिया। ये मेरा पहला इंसिडेंस, मतलब पहला एनकाउंटर था कि मैं तो उसका अच्छा करना चाहता था। अब बीइंग एन IPS प्रोबेशनर, तो आप उस जिले में है ना, मतलब सबकी आंखों में होते हो। राजधानी इंदौर में तो चलो आते जाते रहते हैं, मगर सतना में क्या है, सालों से कोई प्रोबेशनर नहीं आया हो। अब मैं वहाँ पे जो है वो ये था कि अरे IPS प्रोबेशनर ने ऐसा पकड़ा, उसने एलिगेट कर दिया कि बोले वो तो TI साहब ने, अब TI साहब बोलते ही वो सब लोग बोले वो TI साहब नहीं, वो तो IPS ऑफिसर है। तो बोले कि उन्होंने ज़बरदस्ती लिखवा दिया और ये कर दिया, वो पेपर में चले। मैं इतना उसमें मुझे लगने लग गया कि यार ये तो गलत हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। थोड़ा मुझे मन में दुख है, क्योंकि मैं सेंटिमेंटल था, हर चीज़ को मैं सेंटिमेंट से देखता था कि यार मैं इसकी ये कर दूंगा, मदद कर दूंगा, मगर उसके पीछे जो उसके डायनामिक्स है वो समझने के लिए आपको टाइम लगता है। वो अनुभव से ही आता है, वो अनुभव से आता है आपको कि अच्छा एकदम से बहकावे में मत बहो, वो देखो 12 साल से अगर रह तो पहली बार में ये सीख मिली कि पुलिस नेगेटिव क्यों सोचती है। हाँ, पुलिस हर चीज़ को अलग नेगेटिव पॉजिटिव क्यों सोचती है। तो वो एक चीज़ था, और दूसरा एक चीज़ था जो एक और केस, मतलब मैं थोड़ा 2 मिनट में खत्म करूँगा, कि फर्जी सिम वाला केस चलता था। फर्जी सिम से जो है वो धोखाधड़ी वगैरह काफ़ी होती थी। तो मैंने वो फर्जी सिम जब जिस दुकानों से बहुत इजीली मिल जाती थी, उसको पकड़ के मैंने 420 467 ऐसे करके कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मुकदमा कायम कर दिया।
वो मामले काफ़ी गंभीर कायम कर दिए। मैं चाहता था कि इनके ऊपर मामला कायम होगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मैसेज जाएगा कि अगर ऐसे फर्जी सिम अगर आप बेचोगे और ये फर्जी सिम से जो आगे के क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर जो है वो रोकथाम होगी। तो मैंने उनके ऊपर मामला कायम करके सबको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब मामले भयंकर कायम हो गए, 467 मतलब फर्जी, 10 साल की सजा है उसमें, कोर्ट से जमानत नहीं हो रही है। मगर फिर मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि यार वो तो एक जेरोक्स मशीन वाला है। अब वो अपनी 50-100 रुपए की कमाई के लिए करता क्या है कि उसको, क्योंकि सामने से आता है कि अगर तू 50 सिम की वो आधार कार्ड की कॉपी करवा देगा या व्हाटएवर जो कॉपी करा देगा तो तुझे मैं इतने पैसे दे दूंगा। तो वो अपनी रोजी रोटी के लिए छोटे मोटे पैसे के लिए 4-5 जो कॉपी और निकाल के उसको दे देता है। असल क्राइम करने वाला तो दूसरा है, और असल क्राइम करने वाला एक अलग हो जाता है। और जो उससे ये फर्जी सिम के नाम पे मांग रहे हैं उनको कंपनियों से टारगेट मिले हुए कि इतने सिम अगर करोगे तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। वो उसको समझ ही नहीं रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मगर वो उसके एक मतलब प्यादे बनते बनते जो है ना वो इस तरह के क्राइम हो रहा है। अब जो मैंने इसको कर दिया है ये, फिर मैं उसके घर परिवार के, जब वो लोग आते थे मैं उनको देखा, उनके परिवार, वो घर पे रेड करने गया तो देखा कि यार वो तो गरीब आदमी है। तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, एकदम से फिर आपको यकीन नहीं होगा मैं उसकी जमानत के लिए ट्राई करने लग गया। मतलब मन में ऐसा लग गया कि यार ये इसके साथ गलत हो गया, ये तरीका बंद करने का ये तरीका नहीं हो सकता। ये तो बेचारे प्यादे हैं, छोटे मोटे लालच के लिए जो है वो इन लोगों ने ऐसा काम किया हुआ है। 10 साल की सजा, इसको देख के क्या फायदा है। तो उसकी जमानत होनी चाहिए। तो अपनी तरफ से तो वो मेरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलने लगे, अरे सर ये क्या कर रहे हो, कोर्ट बत्ती दे देगा, वो कोर्ट बत्ती दे देगी वो अपने इंटेंशन पे सवाल पैदा करेगी कि बोले पुलिस वाले ने पैसा ले लिया होगा। तो वो चीज़ें मुझे समझाती गई कि कैसी कंडीशन में पुलिस वाले काम करते हैं। आप दया दिखाते हो तो उसका अलग मतलब हो जाता है। तो आपको चीज़ों को पहले ही सोच विचार करके और काम करना चाहिए। फिर बाद में मैंने उससे इस चीज़ से सीखा कि ऐसे ना चीज़ों को समझो। आपको जब इम्पैक्टफुल डिसीजन लेना है एज एन एसपी तो कैसे ये करना चाहिए। तो वो चीज़ों को जो है फिर धीरे 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 ये अनुभव से आता गया। और छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं सर, फुर्सत में क्या करते हैं? फुर्सत में मैं टेनिस खेलना मुझे पसंद है। गुना एसपी जब मैं था तो मैंने पहली बार टेनिस खेलना शुरू किया। तो फिजिकल फिटनेस के हिसाब से मैं सुबह सुबह जो है वो 5:30 बजे उठ जाता हूँ, टेनिस खेलने जाता हूँ, 2-2.5-3 घंटे अपना जो है वो गेम खेलता हूँ। और उसी बीच में अपने कॉल्स वॉल्स भी अटेंड कर लेता हूँ, सुबह की ब्रीफिंग लेके और सारी चीज़ें। तो वो मैं अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करता हूँ। और ऑफिस के बाद में मेरा ये प्रयास रहता है कि जो दोपहर का खाना है मैं अपने फैमिली के साथ में खाऊँ, अपने बच्चों के साथ में खाऊँ। शाम को कब आता हूँ तो मैं बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना प्रेफर करता हूँ। ये मुझे पसंद है, बच्चों के साथ में। और इतने भर से परिवार वाले खुश हो जाते हैं। यस 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 यस। पुलिस में आने से पहले कभी पुलिस से वास्ता पड़ा? पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ा। जब हम लोग अब देखो उसमें वो छुपाने वाली बात नहीं है, मगर जब हम लोग 10वीं क्लास में होते, 11वीं में होते तो गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई, चला ली, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ओ दादा, पढ़ने वाले बच्चे करके, और उसके आगे पीछे दौड़ते रहते थे। तो पुलिस से वास्ता वो। और फिर जब मैं IBM कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसमें पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास जाना पड़ता है। तो जो जिस तरीके से हाँ हो करके एकदम जोर से बात करते तो हम लोग तो मतलब अरे यार बहुत टफ है तो वैसे 2-3 इंसिडेंट थे, वो उसी में वास्ता पड़ा था, बाकी ऐसे कोई दूसरे कारण के लिए कभी नहीं पड़ा। आप पुलिस में आए हैं और पुलिस से पहले बाहर थे, तब पुलिस के बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं? जब मैं पुलिस से बाहर था तो एक नॉर्मल जो पुलिस का एक व्यू होता था, अरे यार पुलिस तो मतलब ये है कि वो भ्रष्टाचार है, पुलिस जो है वो यार पुलिस के बोलते थाने की दहलीज पे कदम रखना ही बेकार है। तो जो मम्मी पापा से सुनते आते हैं वही बच्चा समझता है, सोचता है। और आगे भी आप जो देखते हो जिस तरीके से भाई पुलिस वाले पकड़ लिए, परेशान कर रहे, तो आप उसी से अपना एक व्यू बना लेते हो। मगर जैसे मैंने कहा ना, अपने 2 इंसिडेंट मैंने आपको बताया, और भी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट फिर धीरे धीरे होते चले गए। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जब मैंने एकदम कमर कस ली तो मैंने देखा कि हर एक 500 के चालान के लिए लोग कहाँ फ़ोन लगाते हैं, और वो बेचारा ट्रैफिक हवलदार के साथ में कितनी बदतमीजी होती है। वो तो मैं IPS प्रोफेशनल था तो सब 10 लोग आके खड़े हो जाते थे कि अरे नहीं, अरे साहब है, तुम क्या कर रहे हो, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने देखा कि किस हालात में पुलिस काम करते हैं। तो जो चीज़ें हैं हम लोग एक ही नज़रिए से देखते हैं। मैं ये नहीं बोलता सब जगह पे, क्योंकि पुलिस आप जहाँ खड़े हो तो वहाँ से देखते हो, जब उनकी जगह खड़े हो जाओगे तो उस तरफ से देख पाओगे। देखते क्या है कि पुलिस जो है ना, ये हमारे ही समाज से आए हुए, ये हमारे समाज का आईना है।
जो हमारे समाज की मेंटालिटी है भाई, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं पुलिस के। अब इसमें बदमाश भी हो सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको डिनाई नहीं करता कि बदमाश नहीं होंगे, बिल्कुल बदमाश होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे भी होते हैं जो जेन्युइनली काम। आपने कंप्यूटर से भी किया है, इंजीनियरिंग की है, इसका फ़ायदा कुछ पुलिस में उठाते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं मतलब बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले जब मैं मंडला में था, 2015-16 की बात है, जब नया नया वो जमताड़ा वाला वो फ़ोन कॉलिंग पे फ्रॉड ठगी शुरू हुई, पूरा वो उसी वही टाइम था जब जमताड़ा बहुत नाम आया था, मतलब वो चल रहा था। तो उस टाइम पे मैं आई वाज वन ऑफ वो फर्स्ट ऑफिसर टाइप का कि जो उसको क्रैक करके और जमताड़ा में से उठा के लेके आया था। साइबर में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो एज एन जब मैं पहली बार एसपी मंडला पोस्ट हुआ तो साइबर में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से, वो ऑब्वियस है जहाँ पे एसपी का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वहाँ पे पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो जाती है उस जिले की। तो साइबर वालों को मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिव करके रखा हुआ था कि भाई साइबर में बहुत अच्छा काम करना है। अब दूसरा, जब मैं एसपी भोपाल बन के आया तो 34 मर्डर केस खामरा वाला जो था, उसके अंदर मैंने साइबर का बहुत इस्तेमाल किया। उसके अंदर मतलब तो वो साइबर की जो समझ है आपको, वो कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर बैकग्राउंड होने की वजह से और वो सारी चीज़ों की वजह से, जब मैं गुना में था तो मैंने गुना जिले के अंदर जो है वो 400 सीसीटीवी कैमरे लगवाए और उसको सारे के सारे कंप्यूटर से जोड़ दिए उसको कि सब जैसे सोसाइटी वाले आपने कैमरे लगाए, उसका फीड हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में दे दो। तो उसके लिए जितने भी ओएलटी तो वो, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ों के लिए क्या होता है ना, पुलिस भागती है उससे, पर मैं उससे नज़दीक था। क्यों? क्योंकि वो मेरी जान में मतलब इसमें। वैसे फिर मैंने बुरहानपुर और रतलाम में भी किया, 1000 कैमरे रतलाम में लगा दिए और सारे कंट्रोल रूम से जोड़ दिए। तो आज की तारीख में अगर कोई घटनाक्रम हो तो हम लोग उसी से पूरा जोड़ लेते। रतलाम में मैंने क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड जो है वो पकड़ा था, जिसमें फॉरेन से 55 लाख रुपए मैंने वापस लेके आया था, जिसका प्रेजेंटेशन आईपीएस एसोसिएशन में कराया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमें समय देने के लिए। तो सफलता के लिए आपको लक्ष्य तय करना होगा। लक्ष्य तय करेंगे तो आपने और हमने सबने देखा होगा, महाभारत का किस्सा मशहूर है कि किस तरह से द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं और एक एक कर पूछते हैं कि मछली क्या दिखाई दे रहा है। किसी को मछली दिखाई देती है, किसी को पूरा आसमान, किसी को मछली के साथ रस्सी। अर्जुन की भी बारी आती है, उन्हें भी दिखाई देता है, लेकिन क्या, सिर्फ आँख। तो आप भी लक्ष्य लेकर चलेंगे तो कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य लीजिए, जुनून के साथ कीजिए, धैर्य रखिए। सफलता असफलता के बीच में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सफल होंगे, यदि असफल हुए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, नए रास्ते मिलेंगे। तो आइए एक और कहानी के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।